फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो हमें कई सदियों पीछे ले जाती है। दो दोस्त स्मैगॉल और डेयागॉल नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। एक शांत खूबसूरत दिन है। अचानक डेगॉल की मछली पकड़ने वाली डोर किसी भारी चीज में उलझ जाती है और वो पानी में गिर जाता है। नीचे नदी की तलहटी में उसे एक चमकती हुई सोने की अंगूठी दिखाई देती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही स्मेगल उस अंगूठी को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। ये उस अंगूठी का जादू है जो हर किसी के मन में लालच जगा देता है। स्मैगॉल अपने दोस्त से वो अंगूठी मांगता है, ये कहते हुए कि आज उसका जन्मदिन है। जब डेगॉल मना करता है तो स्मैगॉल बिना एक पल सोचे उसका गला घोंट देता है और अंगूठी छीन लेता है। ये सीन बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमें साफ दिखाता है कि ये रिंग सिर्फ एक गहना नहीं है, ये इंसान के सबसे भले बुरे हिस्से को बाहर निकालने की ताकत रखती है। अंगूठी पहनते ही स्मैगॉल धीरे धीरे बदलने लगता है। सालों बीतते हैं और वो एक कुरूप, दुबला पतला, गुफा में रहने वाला प्राणी बन जाता है जो खुद से बातें करता है और अंगूठी को माय प्रेशियस यानी मेरा अनमोल कहकर बुलाता है। उसका असली नाम, उसका अतीत, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अब वो सिर्फ गोलम है। वापस वर्तमान में हम फ्रेडो और सैम को देखते हैं जो गोलम की अगुवाई में मोडोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सफर बेहद कठिन है। चारों तरफ राख, कांटेदार झाड़ियां और लगातार घटता हुआ खाने का सामान। सैम अपने मालिक फ्रेडो का बहुत ख्याल रखता है। वो अपना हिस्सा भी उसे खिला देता है, ये झूठ बोलकर कि उसे भूख नहीं है। ये छोटा सा दृश्य दिखाता है कि सैम की वफादारी कितनी गहरी है। गोलम ऊपर से मददगार दिखता है, लेकिन असल में उसके मन में एक जंग चल रही है। कई बार हम देखते हैं कि गोलम अपने आप से बात करता है। एक तरफ है स्मैगॉल, वो हिस्सा जो अब भी थोड़ा अच्छा है, और दूसरी तरफ है गोलम जो सिर्फ रिंग वापस पाना चाहता है। सैम उसे शक की नजर से देखता रहता है। वो कभी गोलम पर भरोसा नहीं करता, जबकि फ्रेडो जो खुद रिंग का बोझ ढो रहा है उसे कुछ हद तक समझने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि ये अंगूठी किसी को भी बर्बाद कर सकती है। अब कहानी हमें ले जाती है ईज़ेनगार्ड, जहां गांडाल्फ, अर्गोन, लेगोलस और गिमली पहुंचते हैं। यहां उन्हें हैरानी से मिलते हैं मैरी और पिपिन, जो आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, जैसे कोई छुट्टी मना रहे हों। गिमली मजाक में कहता है कि इन नौजवानों ने उन्हें खूब दौड़ाया और अब खुद मजे कर रहे हैं। असल में हुआ यह है कि एंट्स यानी विशाल चलते फिरते पेड़ जैसे प्राणी ने आइज़ेनगार्ड पर कब्जा कर लिया है और वहां के जादूगर सरूमन को उसी के टावर में कैद कर दिया गया है। ट्री बर्ड, जो सबसे पुराना एंट है, गांडाल्फ से मिलता है और बताता है कि लकड़ी, पानी, पत्थर, इन सब पर वो नियंत्रण कर सकता है, लेकिन एक जादूगर को संभालना मुश्किल काम है। गांडाल्फ तय करता है कि सरूमन को वहीं कैद रहने दिया जाए क्योंकि अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। पिपिन की नजर पानी में पड़ी एक चमकती हुई गोल काली वस्तु पर जाती है। बिना सोचे समझे वो उसे उठा लेता है। यह है पालंटिर, एक प्राचीन जादुई दर्शक पत्थर जिसके जरिए दूर बैठा कोई भी शख्स दूसरी जगह देख और बात कर सकता है। गांडोल्फ तुरंत घबराकर उससे वो पत्थर वापस मांगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, पिपिन की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वो चुपके से पालंटिर में झांक बैठता है। इसका नतीजा भयानक होता है। सीधा संपर्क हो जाता है सौरॉन से, जो पत्थर के दूसरी तरफ से पिपिन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, उससे ये जानने के लिए कि रिंग कहां है। गांडाल्फ किसी तरह उसे समय रहते बचा लेता है, लेकिन अब बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। सौरॉन को अब यकीन हो जाता है कि रिंग का कोई सुराग हॉबिट्स के पास है, और वो अब गलती से ये भी मान बैठता है कि अर्गोन के पास असली खतरा है। ये गलतफहमी असल में फेलोशिप के लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इससे कुछ समय के लिए फ्रोडो और सैम की तरफ से सौरॉन की नजर थोड़ी हट जाती है। रोहन की राजधानी एडोरास में राजा थियोडेन अपनी सेना की जीत का भव्य जश्न मना रहे हैं। सोने की मशालें जल रही हैं, मेजों पर शराब और मांस भरा है और गीत गूंज रहे हैं।
इसी बीच राजकुमारी योविन एरागॉन के पास एक प्याला लेकर आती है। उनकी आंखें मिलती हैं, लेकिन एरागॉन आगे बढ़ जाता है। योविन का दिल एरागॉन के लिए धड़कता है, लेकिन वो जानती है कि एरागॉन का दिल कहीं और बसा है। राजा थियोडेन योविन से कहते हैं कि वो एरागॉन के लिए खुश है, और ये भी जोड़ते हैं कि ये जीत असल में उनकी नहीं बल्कि किसी और की वजह से मिली। ये बात सुनकर योविन परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके चाचा खुद को कमतर आंक रहे हैं। इसी जश्न के बीच मैरी और पिपिन मेज पर चढ़कर एक मजेदार गाना गाते हैं। पूरे हॉल में हंसी मजाक का माहौल है, लेकिन गैंडल्फ और एरागॉन के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। एरागॉन गैंडल्फ से पूछता है कि क्या फ्रोडो की कोई खबर आई? जवाब मिलता है, कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं। पालांतर की घटना के बाद गैंडोल्फ को एक भयानक डर सताने लगता है। सौरॉन अब बड़ा हमला करने वाला है और उसका निशाना है गोंडोर की राजधानी मिनस तिरिथ। गैंडोल्फ फैसला करता है कि उसे फौरन वहां जाना होगा ताकि शहर को चेतावनी दी जा सके। वो पिपिन को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि सौरॉन को अब लगता है कि पिपिन के पास कुछ अहम जानकारी है, इसलिए वो खतरे में है और उसे दूर रखना जरूरी है। ये विदाई बेहद भावुक होती है। मैरी और पिपिन, जो हमेशा साथ रहे हैं, पहली बार अलग होते हैं। पिपिन घबराकर पूछता है कि क्या वो फिर मिलेंगे, और मैरी के पास कोई जवाब नहीं होता। गैंडोल्फ शैडोफैक्स पर सवार होकर पूरी रफ्तार से निकल पड़ता है, और मैरी पीछे खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। ये सीन दोस्ती के दर्द को बखूबी दिखाता है। अब कहानी हमें ले जाती है रिवेंडेल, जहां एलरॉन की बेटी अर्वेन, एक एल्फ राजकुमारी जो एरागॉन से गहरा प्यार करती है, घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रही होती है। अचानक उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो जंगल में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ये एक भविष्यवाणी जैसा दृश्य है। अर्वेन उस बच्चे का पीछा करती है और जंगल के पेड़ धीरे धीरे बदलकर मिनस तिरिथ के सफेद खंभों में तब्दील हो जाते हैं। वहां उसे दिखता है एरागॉन, थोड़ा बड़ी उम्र का, एक गोंडोरियन राजा के लिबास में, जो उस बच्चे को गोद में उठाता है। बच्चे के गले में अर्वेन का दिया हुआ इवन स्टार पेंडेंट लटका है। यह बच्चा अर्वेन और एरागॉन का साझा भविष्य है, जिसे अर्वेन कभी हासिल नहीं कर पाएगी अगर वो मिडल अर्थ छोड़कर चली गई। एलरॉन अपनी बेटी से कहता है कि यहाँ रुकने का मतलब है सिर्फ मौत, क्योंकि एरागॉन एक इंसान है, और अगर अर्वेन अमरता का रास्ता छोड़कर उसके साथ रहती है तो वो भी नश्वर बन जाएगी। अर्वेन अपने पिता से भावुक होकर कहती है कि उसने अपना फैसला ले लिया है, और अगर वो अभी अर्गॉन को छोड़कर चली गई तो वो हमेशा इसका पछतावा करेगी। वो अपने पिता से आग्रह करती है कि टूटी हुई तलवार नरसिल को फिर से बनवाया जाए। यह वही तलवार है जिससे कभी इस्लिडोर ने सार्न की उंगली से रिंग काटी थी, और यही तलवार अब भविष्य के राजा अर्गॉन के हाथ की शोभा बनेगी। एलरॉन्ड आखिरकार अपनी बेटी की इच्छा के आगे झुक जाता है और तलवार को दोबारा गढ़वाता है, जिसे अब नया नाम मिलता है, एंडुरील, फ्लेम ऑफ द वेस्ट। गैंडोल्फ और पिपिन शैडोफैक्स पर सवार होकर आखिरकार मिनस तिरिथ पहुंचते हैं। यह शहर देखने में ही अद्भुत है। 7 मंजिलों में बना सफेद पत्थर का एक विशाल किला शहर, जो पहाड़ की चट्टान से तराशा हुआ लगता है। सुबह की धूप जब इस शहर की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने जैसा चमक उठता है। गैंडोल्फ इसे कहते हैं मिनस तिरिथ, सिटी ऑफ द किंग्स। शहर के अंदर घुसते ही पिपिन की नजर एक सूखे मुरझाए पेड़ पर पड़ती है, जिसकी रखवाली 4 सैनिक कर रहे हैं। यह है व्हाइट ट्री ऑफ गोंडोर, राजा का पेड़ जो सदियों से सूखा पड़ा है, इसी उम्मीद में कि कभी असली राजा वापस आएगा। गंडाल्फ पिपिन को समझाता है कि यहाँ के मौजूदा शासक डेनेथोर असल में राजा नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टेवर्ड यानी राज प्रबंधक है, जो राजा के लौटने तक सिंहासन की देखभाल करते हैं। गंडाल्फ पिपिन को सख्त हिदायत देता है, डेनेथोर के सामने बोरोमिर की मौत का जिक्र न करना, फ्रोडो या रिंग का नाम न लेना, और एरागन के बारे में भी कुछ न कहना। असल में बेहतर यही होगा कि पिपिन बिल्कुल चुप रहे। लेकिन जब वो दोनों डेनेथोर के सामने पहुंचते हैं तो हालात बिगड़ जाते हैं। डेनेथोर अपने बड़े बेटे बोरोमिर का टूटा हुआ सींग हाथ में लिए बैठा है और कड़वाहट से पूछता है कि क्या गंडाल्फ उसे ये बताने आया है कि उसका बेटा कैसे मरा। पिपिन, जो बोरोमिर के एहसानों तले दबा हुआ है, खुद को रोक नहीं पाता और बता देता है कि बोरोमिर ने उसे और मेरी को बचाने के लिए अपनी जान दी। डेनेथोर के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलकता है, लेकिन वो जल्द ही उसे छुपा लेता है।
पिपिन बोरोमिर के प्रति अपने एहसान को याद करते हुए डेनेथोर की सेवा में अपनी वफादारी की शपथ ले लेता है। घुटनों पर बैठकर वो वादा करता है कि वो शांति हो या युद्ध, जीवन हो या मृत्यु, हमेशा गोंडोर की सेवा करेगा। डेनेथोर उसकी ये शपथ स्वीकार करता है और कहता है कि वो वफादारी का बदला प्यार से, बहादुरी का बदला सम्मान से और बेवफाई का बदला बदले से देगा। डेनेथोर का किरदार फिल्म के सबसे दुखद और जटिल किरदारों में से एक है। अपने बड़े बेटे बोरोमिर की मौत ने उसे तोड़ दिया है और अब वो अपने छोटे बेटे फारामीर से बेहद क्रूरता से पेश आता है, उसे हमेशा नीचा दिखाता है, ये जताते हुए कि काश फारामीर की जगह बोरोमिर जिंदा होता। फारामीर अपनी सेना के साथ ओस्गिलियाद की रक्षा के लिए निकलता है, ये जानते हुए कि वहां जाना लगभग आत्मघाती है। जाने से पहले वो अपने पिता से एक बार आखिरी नजर से मंजूरी की उम्मीद रखता है, लेकिन डेनेथोर उसे सिर्फ ठंडे शब्दों में विदा करता है। ये दृश्य बेहद मार्मिक है। एक बेटा जो हमेशा अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश करता रहा, आखिरकार निराश होकर मौत की तरफ कूच करता है। इससे पहले फारामीर को रास्ते में फ्रेडो, सैम और गोलम मिल चुके होते हैं। फारामीर को एहसास होता है कि फ्रेडो के पास वही खतरनाक चीज है जिसकी वजह से उसके भाई बोरोमिर की मौत हुई थी, द वन रिंग। कुछ देर के लिए फारामीर के मन में विचार आता है कि अगर वो ये रिंग अपने पिता के पास ले जाए तो शायद वो उनका दिल जीत सके, उनकी नजरों में सम्मान पा सके। वो फ्रोडो और सैम को अपने साथ गोंदोर की एक छिपी हुई जगह हेनेत अन्नून ले जाता है। यहीं पर एक बेहद डरावना दृश्य होता है जब अचानक फारामीर के सैनिक गोलम को पकड़ लेते हैं और फ्रेडो को मजबूरन उसे धोखा देना पड़ता है ताकि गोलम की जान बच सके। ये पल दिखाता है कि फ्रोडो अब भी अपने अंदर दया और इंसानियत बचाए हुए है, भले ही रिंग का बोझ उसे तोड़ रहा हो। आखिरकार फारामीर बड़ा दिल दिखाते हुए फ्रेडो और सैम को जाने देने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो अपने पिता और अपने देश का सम्मान ऐसी किसी चीज के जरिए हासिल नहीं करेगा जो लाखों निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल दे। ये क्षण दिखाता है कि फारामीर असल में अपने भाई से भी ज्यादा समझदार और नेक इंसान है, भले ही उसका पिता उसे कभी ये एहसास न होने दे। फ्रोडो, सैम और गोलम की यात्रा अब मॉर्डोर की सीमा के सबसे खतरनाक हिस्से में दाखिल होती है। गोलम के अंदर का द्वंद अब चरम पर पहुंच चुका है। रात को वो अपने आप से बात करता, कभी स्मैगॉल की आवाज में मासूमियत दिखाता तो कभी गोलम की आवाज में नफरत उगलता। वो एक चालाक जाल बुनता है। वो फ्रेडो के दिमाग में ये बात डाल देता है कि सैम ही उसे धोखा देगा, कि सैम भी रिंग चाहता है। इस झूठ की वजह से एक दिन फ्रोडो सैम पर भड़क जाता है और उसे गुस्से में वापस भेज देता है, ये कहते हुए कि वो अब अकेला ही आगे बढ़ेगा। सैम का दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी दूर से फ्रोडो की चिंता करता रहता है। अब गोलम फ्रोडो को अकेले एक गुफा की तरफ ले जाता है। ये रास्ता है किरित उंगोल की तरफ और इस गुफा में रहती है एक विशाल राक्षसी मकड़ी, शीलोब। असल में ये गोलम की सबसे बड़ी चाल है। वो चाहता है कि शीलोब फ्रोडो को मार डाले ताकि वो बाद में उसकी लाश से रिंग चुरा सके। अंधेरी चिपचिपी सुरंग में फ्रोडो अकेला चलता है और अचानक शीलोब का हमला होता है। ये फिल्म के सबसे डरावने दृश्यों में से एक है। शीलोब अपने जाले से फ्रेडो को जकड़ लेती है और अपने जहरीले डंक से उसे बेहोश कर देती है। ठीक उसी वक्त सैम को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वापस दौड़ता है। वो पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से शीलोब से भिड़ जाता है और बहादुरी से उसे घायल करके भगा देता है। लेकिन जब तक सैम फ्रोडो के पास पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑर्क सैनिकों का एक झुंड वहां आ पहुंचता है और फ्रोडो को बेहोश समझकर उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। सैम, जो पास ही छिपा होता है, बेबसी से ये सब देखता रहता है और आखिरकार ये मानकर कि फ्रोडो मर चुका है, वो रिंग निकाल लेता है। अब वो अकेले ही रिंग को मोडोर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि यही फ्रोडो की आखिरी इच्छा होगी। मिनास तिरित में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सौरॉन की विशाल सेना, ऑर्क्स, ट्रोल्स और भयानक जीव शहर की तरफ बढ़ रही है और डेनेथोर है कि रोहन से मदद मांगने से इनकार करता है। गैंडाल्फ पिप्पिन से एक खतरनाक काम करवाता है। वो उसे भेजता है ताकि वो मिनास तिरित के सबसे ऊंचे टावर की मशाल जला दे।
जो दूर बसे राज्यों को ये संकेत देती है कि गोंडोर को मदद चाहिए। ये बीकन्स ऑफ गोंडोर जलने का दृश्य फिल्म के सबसे खूबसूरत और भावुक हिस्सों में से एक है। एक के बाद एक पहाड़ों पर आग जलती जाती है। पहाड़ों की चोटियों से गुजरती हुई आखिरकार रोहन तक पहुंचती है, जहां थियोडेन ये देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हैं और फिर फैसला करते हैं, रोहन गोंडोर की मदद के लिए जरूर जाएगा। एरागॉन को इसी बीच एक कठिन रास्ता याद आता है, पैथ्स ऑफ द डेड, एक शापित सुरंग जहां सदियों पहले धोखा देने वाले योद्धाओं की आत्माएं भटकती हैं। किंवदंती के अनुसार ये आत्माएं सिर्फ इसिल्दुर के असली वारिस की बात मानेंगी। एरागॉन ये जानते हुए भी कि ये रास्ता खतरनाक है, वहां जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि यही मरी हुई सेना मिनास तिरिथ को बचाने के लिए जरूरी होगी। लेगोलास और गिमली बिना एक पल सोचे उसका साथ देने का फैसला करते हैं। ये उनकी दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। एरागॉन गुफा के अंदर उन भटकती आत्माओं के राजा को चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर वो अपना पुराना वचन निभाकर सौरॉन के खिलाफ लड़ें, तो उनकी आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल जाएगी। शुरू में आत्माओं का राजा मना करता है, लेकिन जब पूरी गुफा खोपड़ियों और हड्डियों से गिरने लगती है, तो आखिरकार वो सेना एरागॉन के पीछे चलने के लिए राजी हो जाती है। इधर थियोडेन की सेना रोहन से गोंडोर की तरफ कूच करती है। इसी सेना में गुप्त रूप से 2 और लोग शामिल होते हैं, राजकुमारी योविन, जो एक सामान्य सैनिक डर्नहेलम के भेस में है, क्योंकि उसे युद्ध में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और छोटा हॉबिट मैरी, जो थियोडेन के आदेश के बावजूद अकेला पीछे नहीं रहना चाहता। थियोडेन ने मैरी को अपनी सेवा में एक सैनिक की शपथ भी दिलाई होती है, हालांकि वो उसे साथ ले जाने से मना कर चुके थे। इसलिए एओविन उसे छिपाकर अपने साथ घोड़े पर बिठा लेती है। आखिरकार वो घड़ी आती है जब सौरॉन की विशाल सेना मिनास तिरिथ पर टूट पड़ती है। ये फिल्म का, बल्कि पूरी ट्रिलॉजी का सबसे भव्य युद्ध दृश्य है। शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए विशाल आग के गोले फेंके जाते हैं, भयानक ट्रॉलस दरवाजों पर हथौड़े बरसाते हैं, और हजारों ऑर्क सैनिक दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। गैंडोल्फ शहर के भीतर सैनिकों का हौसला बनाए रखने की कोशिश करता है, हर मोर्चे पर पहुंचकर लोगों को हिम्मत देता है। इसी दौरान विशाल उड़ने वाले भयानक जीवों पर सवार होकर नाज़गुल हमला करते हैं, और उनका सेनापति विच किंग ऑफ अंगमार शहर के मुख्य द्वार को अपनी काली ताकत से तोड़ डालता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ डेनेथोर पूरी तरह अपना विवेक खो चुका है। जब उसे लगता है कि उसका बेटा फारामीर, जो ओस्गिलियत से बुरी तरह घायल होकर लाया गया है, मर चुका है, तो वो पागलपन में डूबकर आदेश देता है कि उसे और उसके बेहोश बेटे को, दोनों को एक साथ जिंदा जलती चिता पर रखकर जलाया जाए। ये दृश्य दिखाता है कि निराशा और गम इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं। सौभाग्य से गंडाल्फ और पिपिन समय रहते वहां पहुंच जाते हैं और फारामीर को बचा लेते हैं, लेकिन खुद डेनेथोर जलती आग में गिरकर मारा जाता है। ये उसके अपने ही अहंकार और अविश्वास का दुखद अंजाम है। जब लगता है कि शहर की हार तय है, तभी क्षितिज पर रोहन की सेना दिखाई देती है। राजा थियोडेन अपने घुड़सवारों के साथ सुबह की पहली किरण में दुश्मन की सेना पर हमला बोल देते हैं। ये दृश्य पूरी ट्रिलॉजी के सबसे रोमांचकारी पलों में गिना जाता है। रोहन के हजारों घुड़सवार ऑर्क सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लड़ाई के बीचों बीच विच किंग अपने भयानक उड़ने वाले जीव पर सवार होकर सीधे थियोडेन पर हमला कर देता है। राजा बुरी तरह घायल हो जाते हैं, उनका घोड़ा उन पर ही गिर पड़ता है। विच किंग गरजते हुए ऐलान करता है कि कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता। यह एक पुरानी भविष्यवाणी है जिस पर उसे पूरा भरोसा है। ठीक उसी पल इओविन अपना छद्म भेस उतार फेंकती है, अपना हेलमेट हटाकर गरज कर कहती है कि वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है, और इसी वजह से वो भविष्यवाणी उस पर लागू नहीं होती। मैरी की मदद से, जो पीछे से विच किंग के घुटने पर वार करता है, एओविन आखिरकार अपनी तलवार उस भयानक विच किंग के सिर में घोंप देती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ये पूरी फिल्म के सबसे प्रेरणादायक और यादगार दृश्यों में से एक है, जो साबित करता है कि असली बहादुरी किसी रूप, किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। लेकिन जीत अभी दूर है। दुश्मन एक नया हथियार लाता है, विशाल मुमकिल, हाथियों से भी कई गुना बड़े जीव, जिन पर सवार होकर हार्ड्रिम योद्धा लड़ते हैं।
लेगोलास अकेला एक पूरे मूकिल को अपनी फुर्ती और तीरंदाजी से मार गिराता है। ये दृश्य दर्शकों में खूब वाहवाही बटोरता है। आखिरकार जब लगता है कि रोहन की सेना भी हार की कगार पर है, समुद्र के रास्ते से काले जहाजों का एक बेड़ा शहर की तरफ आता दिखता है। सब मान बैठते हैं कि ये दुश्मन के कॉर्सियर ऑफ उम्बार हैं और अब हार निश्चित है। लेकिन जैसे ही जहाज किनारे लगते हैं, उनमें से निकलता है खुद अर्गोन, लेगोलस और गिमली के साथ। इस बार अकेला नहीं, बल्कि मरे हुए योद्धाओं की पूरी सेना के साथ, जिसने पाथ्स ऑफ द डेड से गुजरकर उन जहाजों पर पहले ही कब्जा जमा लिया होता है। ये भूतिया सेना दुश्मन के हर सैनिक का सफाया कर देती है। लड़ाई जीत ली जाती है। एरागॉन अपना वचन निभाते हुए उन आत्माओं को आखिरकार मुक्त कर देता है और वो हमेशा के लिए शांति पा लेते हैं। मीनस तिरिथ की लड़ाई जीत ली जाती है, लेकिन ये जीत बहुत भारी कीमत पर मिली है। हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और थियोडन भी अपने घावों की वजह से इयोविन की बाहों में दम तोड़ देते हैं। अब कहानी वापस लौटती है सैम की ओर, जो रिंग लेकर अकेला आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका दिल उसे रोक लेता है। वो फ्रोडो को यूं छोड़कर नहीं जा सकता। जब उसे पता चलता है कि ऑर्क सैनिक फ्रोडो को मरा नहीं, बल्कि सिर्फ बेहोश समझकर ले गए हैं, तो सैम बिना एक पल गंवाए अकेला ही ऑर्क्स के गढ़ सिरिथ उंगोल के टावर में घुस जाता है। ये दृश्य सैम के किरदार का सबसे बड़ा उभार है। एक साधारण डरपोक दिखने वाला माली अकेला दर्जनों ऑर्क सैनिकों से भिड़ जाता है, यहां तक कि रिंग पहनकर अदृश्य होकर भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है। टावर के अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि ऑर्क्स आपस में ही लालच और लड़ाई में एक दूसरे को मार चुके हैं और फ्रेडो अब भी जिंदा है। शेलोब का जहर उसे सिर्फ बेहोश कर पाया था, मार नहीं पाया। सैम फ्रोडो को बचाकर टावर से बाहर निकालता है। दोनों दोस्त एक बार फिर एक साथ हैं और अब उन्हें पार करना है मोडोर की सबसे खतरनाक जमीन, जहां सिर्फ राख, धुआं और आग के अलावा कुछ नहीं। फ्रोडो अब रिंग के बोझ तले लगभग टूट चुका है। हर कदम उसके लिए तकलीफदेह होता जा रहा है। एक बेहद भावुक दृश्य में जब फ्रोडो चलने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, सैम उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है, ये कहते हुए कि भले ही वो रिंग का बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन वो फ्रेडो को जरूर उठा सकता है। यह दृश्य पूरी ट्रिलोजी की दोस्ती की सबसे खूबसूरत मिसाल मानी जाती है। मीनस तिरिथ की जीत के बाद अर्गोन और बाकी नेता एक बेहद कठिन फैसले के सामने खड़े होते हैं। उन्हें एहसास है कि सौरों की असली विशाल सेना अभी भी मोर्डोर में बाकी है और अगर वो अभी हार मान गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गंडाल्फ एक जोखिम भरी योजना सुझाता है। वो चाहता है कि बची हुई पूरी सेना मोर्डोर के काले द्वार ब्लैक गेट तक जाकर सौरों को सीधी चुनौती दे। असली मकसद जीतना नहीं, बल्कि सौरों की भयानक नजर को अपनी तरफ खींचना है, ताकि वो फ्रोडो और सैम की तरफ से ध्यान हटा ले और वो दोनों चुपचाप माउंट डूम तक पहुंच सकें। ये लगभग एक आत्मघाती योजना है। सेनापति जानते हैं कि इस लड़ाई में शायद कोई जिंदा ना बचे, लेकिन फिर भी सब इसे स्वीकार कर लेते हैं। एरागॉन अपनी सेना के सामने एक जोशीला भाषण देता है, ये कहते हुए कि आज भले ही इंसानों की ताकत कम पड़ रही हो, लेकिन आज वो दिन नहीं है जब वो हार मान लेंगे। आज वो एक दूसरे के लिए और पूरे मिडिल अर्थ के लिए खड़े रहेंगे। पूरी सेना ये जानते हुए भी कि शायद यही उनका आखिरी दिन हो, ब्लैक गेट की तरफ कूच करती है। ब्लैक गेट पर पहुंचकर सौरोन के सेनापति माउथ ऑफ सौरोन उन्हें डराने की कोशिश करता है, ये दिखाकर कि उसने फ्रोडो को पकड़ लिया है, जो असल में एक धोखा है। लेकिन एरागॉन डगमगाता नहीं और लड़ाई शुरू हो जाती है। हजारों ऑर्क सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं और लगने लगता है कि ये आखिरी लड़ाई है। ठीक उसी वक्त फ्रोडो और सैम आखिरकार माउंट डूम के करीब पहुंच चुके होते हैं, वही ज्वालामुखी जहां ये रिंग बनाई गई थी और जहां इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ठीक जब वो चढ़ाई पूरी करने वाले होते हैं, गोलम आखिरी बार हमला कर देता है। सैम और गोलम के बीच भयंकर हाथापाई होती है, जिसमें सैम जीत हासिल कर लेता है, लेकिन दया दिखाते हुए वो गोलम को मारता नहीं, उसे छोड़ देता है। फ्रोडो किसी तरह क्रैक्स ऑफ डूम तक पहुंच जाता है, वही जगह जहां रिंग को आग में डालकर हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। इतनी लंबी तकलीफदेह यात्रा के बाद आखिरी पल में
फ्रोडो खुद रिंग की ताकत के आगे हार मान बैठता है। वो रिंग को नष्ट करने से साफ इनकार कर देता है और उसे अपनी उंगली में पहन लेता है। ठीक उसी पल गोलम अचानक हमला करके फ्रेडो की उंगली रिंग समेत काट लेता है। खुशी से पागल होकर रिंग हाथ में लिए गोलम जश्न मनाने लगता है, नाचता है। लेकिन इसी उत्साह में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा ज्वालामुखी की खौलती आग में जा गिरता है। इस तरह बिना किसी और के जानबूझकर किए इरादे से, बल्कि किस्मत और खुद गोलम के अपने ही लालच की वजह से रिंग आखिरकार आग में पिघलकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। रिंग के नष्ट होते ही सोरॉन की पूरी ताकत एक झटके में खत्म हो जाती है। उसकी विशाल मीनार बरात दूर चरमराकर ढह जाती है। उसकी आंख की भयानक रोशनी बुझ जाती है और उसकी सारी सेनाएं बिखर जाती हैं। ठीक उस पल ब्लैक गेट पर लड़ रहे एरागॉन और उसके साथी बाल बाल बच जाते हैं, ठीक उस वक्त जब उनकी हार लगभग तय लग रही थी। माउंट डूम का ज्वालामुखी अब फटने लगता है। चारों तरफ लावा उबल रहा है। फ्रोडो और सैम एक चट्टान पर फंस जाते हैं। चारों ओर आग ही आग है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। यहां लगता है कि शायद यही उनका आखिरी पल है और दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर मौत का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी आसमान से विशाल चील उड़ते हुए आते हैं, जिन्हें गंडाल्फ ने बुलाया होता है, और वो दोनों दोस्तों को बचाकर ज्वालामुखी की आग से दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। फ्रोडो की आंख धीरे धीरे खुलती है। वो सुरक्षित है, एक सुंदर बिस्तर पर, मीनस तिरिथ में, और उसके चारों तरफ खड़े हैं उसके सभी पुराने दोस्त, गंडाल्फ, मेरी, पिपिन, लेगोलस, गिमली और आखिरकार सैम भी अंदर आता है। ये मिलन दृश्य बेहद भावुक है। पहले सन्नाटा, फिर हैरानी और आखिर में सबकी हंसी और आंसू एक साथ फूट पड़ते हैं। ये पल दिखाता है कि इतनी लंबी दर्द भरी यात्रा के बाद दोस्ती की ये खुशी कितनी अनमोल है। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे भव्य और शानदार दृश्य, एरागॉन का राज्याभिषेक। गंडाल्फ खुद उसके सिर पर ताज पहनाता है और एरागॉन आखिरकार गोंडोर का सच्चा राजा बनकर सिंहासन ग्रहण करता है। ठीक उसी पल उसकी प्रेमिका अर्वेन भी वहां पहुंच जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद वो दोनों एक होते हैं। सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब राजा एरागॉन चारों हॉबिट्स, फ्रेडो, सैम, मेरी और पिपिन के सामने, पूरी जनता के सामने खुद झुककर उन्हें सलाम करता है। वो कहता है कि आज ये चारों, जो देखने में सबसे छोटे और सबसे कमजोर लगते थे, असल में सम्मान के तख्त के सबसे करीब खड़े हैं। पूरा शहर उनके सामने झुक जाता है। यह दृश्य दिखाता है कि सच्ची बहादुरी का कोई कद नहीं होता और सबसे छोटे लोग भी सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं। चारों हॉबिट्स आखिरकार वापस लौटते हैं अपने प्यारे गांव द शायर। लेकिन अब वो वही पुराने मासूम हॉबिट्स नहीं रहे। उन्होंने युद्ध देखा है, दोस्तों को खोते देखा है और पूरी दुनिया को बचाया है। वो एक छोटे से सराय में बैठते हैं, चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं, ये जानते हुए कि उनके गांव के बाकी लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या क्या झेला है। समय के साथ जिंदगी सामान्य होने लगती है। सैम की शादी होती है रोजी कॉटन से और उनका परिवार बसता है। लेकिन फ्रेडो के लिए चीजें पहले जैसी नहीं हो पाती। रिंग के बोझ ने उसे शरीर और मन दोनों तरह से इतनी गहरी चोट पहुंचाई है जो अब कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। वो अक्सर उदास और बीमार महसूस करता है, खासकर उन्हीं तारीखों पर जब उसे शेलोब ने या वेदरटॉप पर घायल किया था। बिल्बो, जो अब बेहद बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, एक दिन फ्रेडो से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें अपनी पुरानी अंगूठी दिखा सकता है। फ्रोडो धीरे से झूठ बोलता है कि वो उसे खो चुका है, ताकि बूढ़े बिल्बो को दुख न पहुंचे। आखिरकार वो दिन आता है जब फ्रोडो, बिल्बो, गांडाल्फ और कुछ एल्व्स के साथ मिलकर
ग्रे हेवंस की तरफ निकलता है, वो जगह जहां से जहाज मिडिल अर्थ छोड़कर एक अमर भूमि की तरफ जाते हैं। सैम को जब यह एहसास होता है कि फ्रोडो हमेशा के लिए जा रहा है, तो वो बेहद घबरा जाता है। ये मानने से इनकार करता है, लेकिन फ्रोडो प्यार से समझाता है कि उन्होंने शियर को बचाने के लिए ये सफर शुरू किया था और वो बच गया, लेकिन शायद उसके लिए नहीं। वो सैम को अपनी और बिल्बो की पुरानी लाल डायरी थमाता है, ये कहते हुए कि इसके आखिरी पेज अब सैम के लिए हैं, ये कहानी लिखने के लिए, अपनी कहानी। मैरी और पिपिन को गले लगाकर और आखिर में सैम को गले लगाकर फ्रोडो जहाज पर सवार हो जाता है। एक बार आखिरी नजर में उसके चेहरे से सारी थकान, सारा दर्द जैसे मिट जाता है। वो फिर से वही जवान, खुश मिजाज फ्रोडो लगने लगता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जहाज धीरे धीरे डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दूर, बहुत दूर ओझल हो जाता है। सैम, मैरी और पिपिन एक दूसरे को सहारा देते हुए वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सैम आखिरकार अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी एलेनोर उसे गले लगाने दौड़ी आती है। उसकी पत्नी रोजी उसे प्यार से चूमती है और गोद में उनका छोटा बेटा है, जिसका नाम उन्होंने फ्रोडो रखा है। सैम अपने परिवार को गले लगाकर एक गहरी सांस लेते हुए बस इतना कहता है, मैं वापस आ गया, और अपने प्यारे घर के दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है, अपनी खुशी और थोड़ी सी उदासी के साथ। तो दोस्तों, यही थी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग की पूरी संपूर्ण कहानी। एक ऐसी गाथा जिसमें दिखाया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर सबसे छोटे और सबसे साधारण लोगों की बहादुरी से जीती जाती हैं। फ्रोडो और सैम जैसे साधारण हॉबिट्स जो असाधारण साहस दिखाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती, वफादारी और उम्मीद अंधकार की सबसे गहरी घड़ी में भी रोशनी बनकर उभर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस महाकाव्य का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।